फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे स्टार्टिंग की पहली यूनिट जो है दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले और उसके बाद हम एक एक करके 5 यूनिट्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड सब जानते हैं, मैटर 3 तरह की क्वांटिटीज में होता है, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो हम सॉलिड्स की स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का दूसरा नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये जो सब्जेक्ट है इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम एक्सटर्नल फोर्सेस और उनके इफेक्ट किसी भी सॉलिड पे जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो मैकेनिक्स बेसिकली फोर्सेस की स्टडी है या उनके इफेक्ट की स्टडी है, और जब उस इफेक्ट की स्टडी हम सॉलिड में करते हैं तो हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अगर यही मैकेनिक्स हम किसी फ्लूइड में अप्लाई करें, लिक्विड या गैसियस स्टेट में, तब हम उसे कह देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। वो हमारा 3rd यूनिट का टॉपिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। 3rd यूनिट में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी इस यूनिट में हमको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स विद एक्सटर्नल लोड्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द रियल बॉडीज। तो एक्सटर्नल फोर्सेस या लोड्स का रियल बॉडीज पे क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स कहते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट करते समय सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको फिर से देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ इंटरनल ऑपोजिंग फोर्स टू द एरिया ऑफ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो स्ट्रेस एक्चुअली क्या है? अगर आप एज्यूम करें कि आपके पास एक बॉडी है जिसपे आप एक्सटर्नल पुल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल पुल फोर्स मान लीजिए F है, तो आप इस बॉडी को इस F फोर्स से, F टेंसाइल फोर्स से आप इसको खींच रहे हैं, लेकिन ये बॉडी अपनी जो शेप है वो चेंज नहीं कर रही है, या वो डिफॉर्म होने की कोशिश कर रही है, डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट ही हो रहा है उसमें। तो अगर ये बॉडी अपनी एक स्टेट कंसिडर करते हैं रेस्ट की, जब ये बॉडी अपनी शेप को चेंज होने नहीं दे रही है, तो इसका मतलब इस बॉडी के अंदर कोई ऐसा ऑपोजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको हम Fi से डिनोट कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स F को अपोज कर रहा है, और ये Fi इस F के बराबर है, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है और इस बॉडी में या इसकी स्टेट में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अब अगर आप इस एक्सटर्नल फोर्स को इस बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए ये बॉडी 3 डायमेंशनली ऐसी बॉडी है जिसका ये जो एरिया है दैट इज A। तो अगर इस एक्सटर्नल फोर्स F को इस एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो F/A, ये हम जानते हैं, ये प्रेशर होगा। सिमिलरली जितना भी इंटरनल ऑपोजिंग फोर्स है जो इस F को अपोज कर रहा है, Fi, उसको अगर इस एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो टर्म बन के तैयार होता है दैट इज स्ट्रेस। प्रेशर
और स्ट्रेस दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इनका फॉर्मूला भी सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफर करता है हम किस फोर्स को कंसिडर करते हैं। तो प्रेशर के केस में ये एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस के केस में ये इंटरनल फोर्स लेते हैं। इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करने का कोई डिवाइस नहीं है, तो अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है किसी कंडीशन में, तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, और यहीं से ये कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो मैथमेटिकली आप F बाई ए से स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्लियर है कि स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम पास्कल में इसको कंसिडर करते हैं। अब किसी भी बॉडी में जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल फोर्स ही ऐड करे, वो टेंशन में ही ऐड करे, तो ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है। तो फोर्स की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग टाइप्स की स्ट्रेस होती हैं। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस में बात करें तो पहली कंडीशन है नॉर्मल स्ट्रेस, जो हमने अभी देखा ऊपर। इस कंडीशन में जो स्ट्रेस होगी दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन क्या है? ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है F, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया या नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर फोर्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक्ट करता है, तब इस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगी दैट इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में देख लीजिए, लिखा है फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर वो स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। नॉर्मल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी जो पढ़ चुके हैं आप, F बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब अगर ये फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो ये फोर्स इस बॉडी को बाहर की तरफ खींच रहा हो, मतलब ये टेंसाइल नेचर का फोर्स हो, या फिर ये फोर्स बॉडी को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा हो, ये कंप्रेशन नेचर का फोर्स हो। तो दो नेचर के फोर्स हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे दो तरह की स्ट्रेस हो सकती है, एक टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरी कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। इफ द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये वो स्ट्रेस है जो कि नॉर्मल फोर्स जो कि टेंसाइल नेचर का होगा उससे जनरेट होती है। और जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा टी से डिनोट कर देते हैं, सफिक्स में टी आ जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस। इट इज द नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू कंप्रेसिव लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर जो लोड लग रहा है उसका नेचर कंप्रेसिव है, तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगी, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा सी से। फॉर्मूला दोनों का सेम है, F बाई ए, और यूनिट भी दोनों की सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। स्ट्रेस कोई भी होगी तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में ही डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी नॉर्मल स्ट्रेस के बाद आता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में भी हमने देखा कि फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब नेक्स्ट कंडीशन है शियर स्ट्रेस। तो मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ये कोई एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें फोर्स F जो एक्ट कर रहा है दैट इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया A या सरफेस एरिया A। अगर किसी बॉडी के सरफेस एरिया A के पैरेलल या टेंजेंशियल फोर्स F लगता है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स। किसी भी सरफेस के पैरेलल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स लगता है तब उसका नाम होता है शियर फोर्स। इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगी दैट विल बी नोन एज
shear stress. तो फोर्स इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. फॉर्मूला फिर से सेम होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए. शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं. जैसे नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वैसे शियर स्ट्रेस को टाउ से. यूनिट इसकी फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी या फिर पास्कल होगी. इसमें एक और टॉपिक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस. जब भी किसी भी बॉडी पे शियर स्ट्रेस लगती है, अगर मान लीजिए ये इस बॉडी पे, अब हम मान लेते हैं कि ये शियर स्ट्रेस टाउ लग रही है, तो ये टाउ जो शियर स्ट्रेस है वो कभी भी अकेले नहीं लगती. हमेशा जब भी आपकी एक शियर स्ट्रेस लगेगी तो उसके पैरेलल एक दूसरी शियर स्ट्रेस जनरेट होती है टाउ डैश. तो शियर स्ट्रेस हमेशा पेयर्स में ही ऐड करेगी. तो ये जो दूसरी शियर स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, इस शियर स्ट्रेस का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस. कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है. तो द शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज accompanied बाई a balancing shear stress at right angles. This balancing shear stress is called complementary shear stress and is equal in magnitude to magnitude. It is denoted by tau dash. तो ये टाउ डैश से डिनोट करते हैं और टाउ डैश की वैल्यू इक्वल होगी. इनके डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर होंगे.